गुड इवनिंग बच्चों, स्वागत है आपका फिजिक्स ऑनलाइन क्लासेज में। तो बच्चों, हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो डेविसन जर्मर प्रयोग चल रहा था, वो कल अधूरा रह गया। आज उसको हम कंप्लीट कर लेते हैं और उसके बाद हम पढ़ेंगे हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत। तो देखो, हमारा जो टॉपिक था वो क्या था, डेविसन जर्मर प्रयोग। उसका मैंने आपको प्रायोगिक व्यवस्था मैंने आपको बता दी थी, उसके बारे में हम फिर से चर्चा कर लेते हैं और उसके बारे में विस्तृत व्याख्या देख लेते हैं। देखो, तो डेविसन जर्मर प्रयोग, डेविसन जर्मर प्रयोग, तो थोड़ा सा नीचे लिख लेते हैं, डेविसन एवं जर्मर प्रयोग। तो इसमें मैंने आपको कल प्रायोगिक व्यवस्था बताई थी, आपको किस प्रकार से हमें उपकरण व्यवस्थित करनी है। तो उसमें सबसे पहले मैंने लिया था इलेक्ट्रॉन गन। यहाँ सबसे पहले क्या लिया था, जिन बच्चों ने कल ऑनलाइन क्लास ली होगी उनको निश्चित रूप से पता हुआ। यहाँ क्या लिया था हमने, एक इलेक्ट्रॉन गन ली थी। तो यहाँ आप क्या ले लो, आज भी हम वही इलेक्ट्रॉन गन ही लेंगे, कुछ चेंजिंग नहीं करेंगे। तो यहाँ क्या ले लो आप, इलेक्ट्रॉन गन। और इलेक्ट्रॉन गन का क्या काम है, इलेक्ट्रॉन पुंज को त्वरित करना। अरे, इलेक्ट्रॉन गन का क्या काम है, इलेक्ट्रॉन पुंज को त्वरित करने का। और यहाँ क्या लगा दो आप, एक टंगस्टन धातु का फिलामेंट लगा दो। और यहाँ क्या लगाना था, डायफ्राम। यहाँ क्या लगाना है, डायफ्राम। इसको आप किस विभव पर रखोगे बताओ, माना किसी भी विभव पर रख लो। इसको हम परिवर्ती विभव पर रखते हैं। परिवर्ती मतलब कभी ये धन विभव पर होगा, कभी ये ऋण विभव पर होगा। आप चित्र में कुछ भी शो कर सकते हो, धन विभव कर सकते हो या ऋण विभव कर सकते हो। तो यहाँ माना कि मैं प्लस ले लेता हूँ, तो यहाँ क्या ले लेता हूँ, माइनस। ये जो फिलामेंट है वो किसका है, टंगस्टन धातु का। और टंगस्टन का क्यों है, क्योंकि जो टंगस्टन धातु है उसका जो प्रतिरोध है अति उच्च होता है, जिससे यह विद्युत ऊर्जा को ऊष्मीय ऊर्जा में परिवर्तित करेगा। और जब ऊष्मीय ऊर्जा में परिवर्तित करेगा तो इससे इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन होगा। और इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन किस विधि द्वारा होगा, तापायनिक उत्सर्जन द्वारा। क्योंकि यहाँ जब ऊष्मीय ऊर्जा में परिवर्तन हो गया, इसका मतलब इसके ताप में वृद्धि हो गई। और ताप में वृद्धि हो गई तो वहाँ जब ताप में वृद्धि करने से हम इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन करते हैं तो उसको कहते हैं तापायनिक उत्सर्जन। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉनों का क्या होगा, उत्सर्जन होगा। अब इलेक्ट्रॉन पुंज यहाँ आ जाएगा। ये तो है नहीं कि एक इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होगा, अरे बहुत से इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन होगा, इसलिए हम इसको क्या कहेंगे, इलेक्ट्रॉन पुंज कहेंगे। तो इलेक्ट्रॉन पुंज यहाँ तक आ जाएगा। अब एक बात बताओ, इलेक्ट्रॉन पर कौन सा आवेश है, ऋण आवेश है। और ऋण आवेश है, धन आवेश ऋण आवेश को अपनी ओर आकर्षित करेगा। तो इलेक्ट्रॉन पुंज यहाँ तक आ गया। अब इसको हम परिवर्तित कर दें। मैंने क्या कहा है, यहाँ हम परिवर्ती विभव लगाएंगे। परिवर्ती विभव का मतलब है कभी इसको धन विभव पर, कभी इसको ऋण विभव पर, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, स्थिति के हिसाब से हम लगाएंगे। तो यहाँ इलेक्ट्रॉन पुंज जब यहाँ आ गया तो इसको किस पर कर देंगे, ऋण विभव पर। इसको क्या कर देंगे, धन विभव पर। तो धन विभव इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करेगा कि नहीं करेगा, और इसको क्या करेगा, प्रतिकर्षित करेगा। तो ये इलेक्ट्रॉन पुंज कहाँ जाएगा, आगे की ओर आ जाएगा। जब हम बार बार इस विभव को क्या करेंगे, परिवर्तित करेंगे स्थिति के अनुसार, तो हमें त्वरित इलेक्ट्रॉन प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा, त्वरित इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन पुंज यहाँ से कहाँ तक आ जाएगा, इस प्रकार से जाएगा। अब देखो, इस प्रयोग में हमारा ये प्रयोग करने का टारगेट क्या है, हमारा ये प्रयोग करने का टारगेट ये है कि जो दे ब्रोगली साहब थे उन्होंने एक परिकल्पना दी थी कि प्रत्येक गतिशील द्रव्य से एक तरंग संबद्ध होती है। प्रत्येक गतिशील द्रव्य से एक तरंग संबद्ध होती है, जिसको क्या कहते हैं, दे ब्रोगली तरंग कहते हैं, तथा उसकी तरंग दैर्ध्य को दे ब्रोगली तरंग दैर्ध्य कहते हैं। तो उन्होंने सैद्धांतिक रूप से प्रस्तुत किया था, लेकिन उन्होंने कोई उनकी प्रायोगिक पुष्टि नहीं की थी। और उसकी प्रायोगिक पुष्टि के बारे में किसने की थी, डेविसन और जर्मर साहब ने। तो उनकी जो प्रायोगिक व्यवस्था है उसका मैं चित्र बना देता हूँ, फिर उसके बाद हम देख लेंगे कि किस प्रकार से हम इस प्रयोग को करेंगे। तो इलेक्ट्रॉन गन है, इलेक्ट्रॉन गन क्या काम आता है बताओ, गन किस काम आती है, इलेक्ट्रॉन गन किस काम आती है, कारतूस को वेग प्रदान करने के लिए इलेक्ट्रॉन गन किस काम आएगी, आवेश को वेग प्रदान करने के लिए। तो यहाँ से हमें आवेश किस पर होगा, इलेक्ट्रॉन पर होगा, तो हमें इलेक्ट्रॉन पुंज प्राप्त हो जाएगा। इसके सामने आप रख दो एक निकेल क्रिस्टल, क्या रख दो, निकेल क्रिस्टल।
हमने इसके सामने क्या रख दिया, निकेल क्रिस्टल। अब एक बात बताओ कि हम इस प्रयोग को कर रहे हैं तो हमारा टारगेट क्या सिद्ध करना है। हमारा टारगेट ये है, ये जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन पुंज है वो एक द्रव्य, अरे इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है तो इलेक्ट्रॉन क्या है, द्रव्य है। और द्रव्य है तो यदि द्रव्य प्रकाश की तरंग प्रकृति वाली किसी भी घटना को प्रदर्शित कर दे, प्रकाश की तरंग प्रकृति प्रदर्शित करने वाली किसी भी घटना को प्रदर्शित कर दे, और तरंग प्रकृति कौन सी, तरंग प्रकृति द्वारा कौन सी घटनाएं प्रदर्शित होती हैं, जैसे अपवर्तन है, परावर्तन है, व्यतिकरण है, विवर्तन है, ध्रुवण है, बड़ विक्षेपण है, ये घटनाएं किसके द्वारा सिद्ध होती हैं, तरंग प्रकृति द्वारा। यदि इलेक्ट्रॉन इनमें से किसी भी घटना को यहाँ प्रदर्शित कर दे तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन के साथ भी एक तरंग संबद्ध है, ये तो मतलब होगा। तो यहाँ देखते हैं कि कौन सी घटना प्रदर्शित होगी, और यहाँ जो हम परीक्षण करेंगे, यहाँ इलेक्ट्रॉन घटना प्रदर्शित करेगा विवर्तन की, किसकी करेगा, विवर्तन की। और मैं आपको कल कंडीशन बता चुका था, विवर्तन के लिए क्या कंडीशन होती है। अरे विवर्तन है क्या, जब प्रकाश गमन करता है उसके मार्ग में कोई अवरोध होता है और अवरोध का साइज उसकी तरंग दैर्ध्य के बराबर होता है, तो वह, मैंने बताया था, माना कि जो अवरोध है, प्रकाश तरंग जा रही है, उसके रास्ते में एक अवरोध आ गया, उसका अवरोध का साइज माना कि ए है, क्या है, ए, और ए उसका साइज है वो बराबर हो जाए किसके, उसकी तरंग दैर्ध्य के। जो किरण उस पर आपतित हो रही है, जो तरंग उस पर आपतित हो रही है, उसकी तरंग दैर्ध्य के कैसा हो जाए, बराबर हो जाए, तब वहाँ विवर्तन की घटना होगी। क्या होगी, विवर्तन की घटना होगी। यदि ए इज लेस देन लैम्डा, यदि जो कण का साइज है उसकी तरंग दैर्ध्य से कम हो जाए तो वहाँ प्रकीर्णन की घटना होगी। यदि ए इज ग्रेटर देन लैम्डा हो जाए तो वहाँ परावर्तन की घटना होगी। बात समझ में आ गई कि नहीं। तो इसका मतलब क्या है, ये क्या है, मार्ग में आने वाला अवरोध है। यदि अवरोध बड़ा है तो किरण का क्या होगा, परावर्तन होगा कि नहीं होगा। वो एक अलग बात है कि यदि तल, जैसे आपने कांच ले लिया, ज़्यादा परावर्तक है वो ज़्यादा परावर्तन करेगा, कुछ अवशोषण भी कर लेते हैं तरंग का, तो वो एक अलग बात है। लेकिन यदि अवरोध बड़ा है तो वहाँ परावर्तन की घटना होती है, यदि अवरोध बराबर है तो वहाँ विवर्तन की होती है, यदि अवरोध छोटा है तो वहाँ प्रकीर्णन की होती है। आप एक इस प्रकार से देख सकते हो कि जब दीवार में आप गेंद मारते हो तो अवरोध कितना बड़ा है, बहुत बड़ा है, तो गेंद वापस लौट के आती है कि नहीं आती, या आप भाग करके जाओ दीवार में टकरा जाओ तो आप वापस परावर्तित होंगे कि नहीं होंगे, क्योंकि अवरोध आपसे बड़ा है। यदि दो समान व्यक्ति एक दोनों तरफ से आ रहे हैं, उनका वेट समान है और वो उनका आकार भी, साइज भी कैसा है, यदि वो टकराते हैं तो वहाँ कौन सी घटना होगी, एक परावर्तन होगा क्या, नहीं होगा, वो आपस में टकरा करके विक्षेपित हो जाएंगे। तो वहाँ विक्षेपित होने का मतलब विवर्तन, हाँ आपस में क्या हो गए, विक्षेपित हो गए। कब, जब उन दोनों का साइज कैसा था, बराबर था, दोनों व्यक्तियों का साइज कैसा था, या दोनों समान एक बराबर के थे, तब उनका क्या हो गया, विक्षेपण हो गया। यदि एक व्यक्ति कमजोर हो, एक ज़्यादा शक्तिशाली हो, जब वो टकरा गए तो कमजोर हो गया बेचारा। तो ये तो होता है। यदि आपके सामने इस प्रकार से सुई ले ली जाए और आप उधर से आओ तो फिर सुई का आकार कैसा है, छोटा है, मतलब एक आकार कैसा है, छोटा है आपसे, माना कि तरंग दैर्ध्य तो छोटा है, तो वो सुई आपका क्या कर देगी, प्रकीर्णन कर देगी, अरे आपको भेद देगी ऐसे करके। तो माना कि आपने कोई छोटी वस्तु ले ली और इसके सामने कोई बड़ी वस्तु आ गई, तो इसका क्या होगा, फिर ये इसका प्रकीर्णन होगा कि नहीं होगा, ऐसे चलेगी कि नहीं चलेगी। अरे मेरा कहने का मतलब ये प्रकीर्णन क्या है, यदि उसके अब मार्ग में अवरोध छोटा आता है तो वह आने वाली वस्तु को प्रकीर्णित कर देगा उसको। यही सिस्टम किस में होता है, तरंग में होगा। जब तरंग की तरंग दैर्ध्य अधिक होगी उसके आकार से, तो उसका क्या हो जाएगा, प्रकीर्णन हो जाएगा। और यदि बराबर होगी तो तरंग और वो कण ऐसे बगल में डाइवर्ट हो जाएगी तरंग उससे, तो हाँ विवर्तन हो जाएगा। और यदि अवरोध बड़ा होता तो तरंग आएगी तो उससे क्या होगा, फिर परावर्तन ही होगा। तो ये तीनों घटनाएं लगभग सिमिलरिटी रखती हैं, लेकिन अंतर किसका आता है, केवल मार्ग में आने वाले अवरोध का। तो ये यहाँ तक समझ में आ गया होगा। तो यहाँ हमारा टारगेट ये है कि यदि ये तरंग प्रकृति प्रदर्शित करेगा, अर्थात इलेक्ट्रॉन यदि यहाँ विवर्तन की घटना को प्रदर्शित करता है, तो हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन एक द्रव्य होने के साथ साथ उसने तरंग प्रकृति प्रदर्शित की है। तो इसका मतलब जैसे फोटोन भी एक द्रव्य है, उसके साथ साथ प्रकाश ने तरंग प्रकृति प्रदर्शित की। इसका मतलब प्रत्येक पदार्थ से, प्रत्येक पदार्थ कैसा होना चाहिए, गतिशील। तो प्रत्येक गतिशील पदार्थ से एक तरंग संबद्ध
होगी। अगर ये प्रयोग इस बात को सिद्ध कर देता है तो दे ब्रोगली तरंग, या आप ये कह सकते हो दे ब्रोगली साहब की परिकल्पना सही है और ये इसको सिद्ध कर देता है। तो देखते हैं देखो कैसे करेगा। अब यहाँ देखो, यहाँ हम लेंगे वृत्ताकार पैमाना। कैसा लेंगे? वृत्ताकार पैमाना। और वृत्ताकार पैमाना क्या काम आएगा? अरे आप चांदा यूज करते हो, इसको चांदा कहते हो, कोण मापने काम आता है, इसको आप चांदा कहते हो, वही वृत्ताकार पैमाना है। तो यहाँ हम ये क्या लगाएंगे? वृत्ताकार पैमाना लगाएंगे। तो जब ये इलेक्ट्रॉन पुंज विवर्तित होकर के इस प्रकार आएगा, आपके दिमाग में ये चल रहा होगा कि सर ये विवर्तित क्यों होगा? निकेल क्रिस्टल है, तो निकेल क्रिस्टल के अंतर्गत इसकी एक निश्चित क्रिस्टल संरचना होती है और उसके जितने भी परमाणु एक निश्चित विन्यास में विन्यासित होते हैं कि नहीं होते हैं? तो वह जो परमाणु का साइज है, उस पर ये किरण पुंज आपतित होगा। तो यदि उसका आकार समान है उस परमाणु का और निकेल क्रिस्टल के अंदर उपस्थित परमाणु का और उस इलेक्ट्रॉन पुंज के साथ संबद्ध तरंग दैर्ध्य का यदि आकार समान है तो यहाँ विवर्तन होगा, यदि उसका आकार छोटा होगा तो यहाँ क्या होगा? प्रकीर्णन होगा। तो ध्यान रखना, इसे इलेक्ट्रॉन पुंज का प्रकीर्णन भी होगा और विवर्तन भी होगा। लेकिन हमारे लिए तो कुछ भी घटना हो जाए, क्योंकि प्रकीर्णन और विवर्तन दोनों ही प्रकाश की तरंग प्रकृति को प्रदर्शित करती हैं। तो दोनों में से कोई सी भी घटना हो जाए हमारे लिए तो चल जाएगी। तो यहाँ हम परीक्षित करेंगे कि जब ये माना कि कितने कोण पर मुड़ गई? थीटा कोण पर। इलेक्ट्रॉन पुंज कितने कोण पर मुड़ गया? इलेक्ट्रॉन पुंज थीटा कोण पर। अब इसको कहते हैं, हमने ये जो बनाया है इसको कहते हैं हम आयनन कोष्ठ। क्या कहेंगे? आयनन कोष्ठ। तो ये क्या है? वृत्ताकार पैमाना है। वृत्ताकार पैमाने का मतलब समझ रहे होंगे आप, जिसको आप चांदा बोलते हो। वृत्ताकार पैमाना क्या करेगा? कोण का मापन करेगा। तो देखो हमने इसको व्यवस्थित कर लिया। अब ये आयनन कोष्ठ है। आयनन कोष्ठ में गैसें भरी होती हैं। कैसी गैसें भरी होती हैं? अनायनित, जैसे CO2, SO2, ये गैसें हम इसमें भर देंगे आयनन कोष्ठ में। कौन कौन सी गैसें? नॉर्मली सामान्यतः हम SO2 और CO2 भरते हैं और इनको अनायनित अवस्था में भरती हैं। कैसी अवस्था में? अनायनित। तभी हम पता लगाएंगे, क्योंकि यदि ये इलेक्ट्रॉन पुंज उन गैसों को आयनित कर दे, वो आयनित क्यों करेगा? मैं आपको पढ़ा चुका हूँ द्वितीयक उत्सर्जन, इलेक्ट्रॉनों का द्वितीयक उत्सर्जन। और इलेक्ट्रॉनों की द्वितीयक उत्सर्जन विधि में इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन किस प्रकार से होता है? यदि एक इलेक्ट्रॉन या इलेक्ट्रॉन पुंज को अति उच्च वेग से जब प्रकाश सुग्राही सतह पर आपतित कराया जाता है तो उस इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन प्रारंभ हो जाता है, तो उसको द्वितीयक उत्सर्जन कहते हैं। लेकिन यदि गैसों में भी अगर अति उच्च वेग से यदि इलेक्ट्रॉन उस पर आपतित होंगे तो वो भी अपनी आयनित अवस्था में आ जाएंगी। किस अवस्था में आ जाएंगी? आयनित अवस्था में। तो यदि ये इलेक्ट्रॉन पुंज विवर्तित होकर के, कैसे विवर्तित होकर के इस आयनन कोष्ठ में आता है और आयनन कोष्ठ में CO2, SO2 जैसी अनायनित गैसें भरी हुई हैं, जो इन इलेक्ट्रॉनों के वेग से कैसी हो जाएंगी? आयनित हो जाएंगी। इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा से क्या हो जाएंगी? आयनित हो जाएंगी। आप कहोगे सर इलेक्ट्रॉन पर ऊर्जा कहाँ से आ गई? इलेक्ट्रॉन गन से। ऊर्जा कहाँ से आई है? इलेक्ट्रॉन गन से। हमने उसको ऊर्जा दी, विभवांतर लगाया है, यहाँ विभवांतर लगाया है, इसको त्वरित किया गया है, तो उसको इलेक्ट्रॉन को ऊर्जा दी गई है। वो ऊर्जा विवर्तित होकर के जब इलेक्ट्रॉन आयनन कोष्ठ में आएगा तो आयनन कोष्ठ में भरी हुई गैसों का क्या कर देगा? ये आयनन कर देगा। करेगा कि नहीं करेगा? अब देखो, अब उसने आयनन कर दिया, गैस आयनित अवस्था में आ गई तो वो धारा का चालन भी करेंगे नहीं करेंगी? तो धारा का चालन को हमें देखने के लिए हमें यहाँ गैल्वेनोमीटर लगा दो, या मैं यहाँ लिख रहा हूँ इलेक्ट्रोमीटर। इलेक्ट्रोमीटर का मतलब विद्युत धारा मापने का कोई भी यंत्र लगा दो। स्थिति के हिसाब से यहाँ कितनी विद्युत धारा प्राप्त हो रही है, यदि ज़्यादा मान की प्राप्त हो रही है तो यहाँ एमीटर लगा लो, उससे कम मान की प्राप्त हो रही है तो माइक्रो एमीटर लगा लो, या बहुत अल्प धारा प्राप्त हो रही है तो गैल्वेनोमीटर लगा लो। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ इलेक्ट्रोमीटर। इलेक्ट्रोमीटर का मतलब यहाँ कुछ भी लगा लो स्थिति के हिसाब से। जैसे आप यहाँ क्या लगा सकते हो? गैल्वेनोमीटर भी लगा सकते हो यदि अल्प मान की धारा प्राप्त हो रही है तो यहाँ क्या लगा लो आप? इलेक्ट्रोमीटर। और इसको क्या कर दो? भूसंपर्कित। आप कहोगे सर ये भूसंपर्कित करने की क्या ज़रूरत है? इसको भूसंपर्कित करने की ज़रूरत क्या है? जब आप टेस्टर से लाइट चेक करते हो कि इसमें लाइट आ रही है कि नहीं, तो आप पीछे से उंगली क्यों लगा लेते हो? आप भूसंपर्कित हो,
तो आपने उसको क्या किया है, भूसंपर्कित किया, जब भी उसमें लाइट जलती है। अरे टेस्टर तो पता होगा, जब आप वायर में ये देखते हो कौन सा करंट का है, कौन सा अर्थ का तार है, उसमें आप क्या लगा लेते हो, पीछे उंगली लगा लेते हो, लगाते हो कि नहीं लगाते हो। तो हमने यहाँ क्या लगा दिया है, इलेक्ट्रोमीटर, इलेक्ट्रोमीटर, उसको क्या कर दिया, भूसंपर्कित। मैंने आपको उदाहरण दिया है कि जब हम टेस्टर से विद्युत चेक करते हैं कि किस कौन सा करंट का है, कौन सा अर्थ का है, तो वहाँ पीछे उंगली लगाते हैं, जब भी टेस्टर चलता है, मतलब उसको भूसंपर्कित करते हैं हम। तो सेम वही सिस्टम यहाँ हो जाएगा, गैल्वेनोमीटर जब भी विक्षेप शो करेगा, जब इसको आप क्या कर दोगे, भूसंपर्कित कर दोगे। तो ये सिस्टम है किसका, डेविसन जर्मर प्रयोग का। और इसके द्वारा हम इलेक्ट्रॉन की विवर्तन प्रकृति देखते हैं कि जब त्वरित इलेक्ट्रॉन निकल क्रिस्टल पर आपतित कराया जाता है तो हम विवर्तन की घटना प्रदर्शित करता है। इसका मतलब एक द्रव्य विवर्तन की घटना प्रदर्शित कर रहा है और विवर्तन की घटना को तरंग प्रकृति द्वारा सिद्ध किया जाता है। इसका मतलब इसके साथ एक तरंग संबद्ध है, ये सिद्ध हो गया। तो इसका मतलब दे ब्रोगली साहब ने यह सही कहा था। और लेकिन इसको और भी विस्तृत पढ़ने के लिए देखो आप ऐसे कर सकते हो, ये हमने वृत्ताकार पैमाना लिया है, तो इस पर हमने एक निश्चित वोल्टता के लिए, जैसे हम बात कर लें, यहाँ दिख रहा है कि नहीं, देखो हम बात कर लें कि ये यहाँ तो कोण थीटा ले लिया है। थीटा क्या है, थीटा क्या है, देखो आपतित किरण पुंज तथा विवर्तित किरण पुंज के मध्य कोण, आपतित किरण पुंज तथा विवर्तित किरण पुंज के मध्य कोण, या आप इसको हिंदी में लिख लो यहाँ से, आपतित किरण पुंज, अभी बहुत लंबा हो जाएगा, किरण पुंज तथा, इसको मैं डायरेक्ट शॉर्ट थीटा कर देता हूँ, ठीक है, क्योंकि लाइन बहुत लंबी है। लेकिन आप ध्यान रखना यहाँ थीटा क्या है, यहाँ थीटा क्या है, आपतित किरण पुंज या आपतित इलेक्ट्रॉनों के पुंज तथा विवर्तित इलेक्ट्रॉनों के पुंज के मध्य बना कोण है। अब देखो इस कोण को हम कैसे परिवर्तित कर सकते हैं, हमने पैमाना कैसा लिया है, वृत्ताकार लिया है। इस आयनन कोष्ठ को इस पर इस प्रकार से व्यवस्थित करते हैं कि इसको आराम से ऐसे घुमा के ले जाओ, ऐसे, ये माना कि इसको ट्रेन की पटरी मान लो, उस पर इस प्रकार से व्यवस्थित है, इसको ऐसे ले जाते हैं, घुमा करके ऐसे ले जाओ, ऐसे ले जाओ, तो आयनन कोष्ठ को आप कहीं से कहीं भी ले जा सकते हो। तो यहाँ माना कि सबसे पहले हमने वोल्टता आरोपित की, यहाँ कितनी, 44 वोल्ट, वोल्टता कितनी आरोपित की, ये वोल्टता है और ये क्या है, थीटा। ये तो समझ में आ रहा होगा, ये वोल्टता और ये थीटा। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इस पर माना कि 44 वोल्ट, हम यहाँ वोल्टता का मान परिवर्तित करके, देखो सबसे पहले हमने 44 वोल्ट लिया है, 44 वोल्ट पर हम आयनन कोष्ठ को इधर ले जाएंगे और कहाँ ले जाएंगे, इधर ले जाएंगे, अर्थात हम थीटा के मान में परिवर्तन करेंगे। जब थीटा के मान में परिवर्तन करेंगे तो हम ये देखें किस थीटा के मान पर या किस कोण पर हमें इलेक्ट्रॉन पुंज की तीव्रता अधिकतम प्राप्त हो रही है। जहाँ इलेक्ट्रॉन पुंज की तीव्रता अधिकतम प्राप्त होगी, इसका मतलब वहाँ प्रकीर्णन अधिकतम है या विवर्तन अधिकतम है। तो हाँ, इस घटना को हम अच्छी तरह देख सकेंगे जहाँ इलेक्ट्रॉन पुंज की तीव्रता अधिकतम होगी, जहाँ का मतलब जिस कोण पर, यहाँ हम क्या लेंगे, कोण लेंगे, तो जिस कोण पर इलेक्ट्रॉन पुंज की तीव्रता अधिकतम होगी वहाँ विवर्तन की घटना को या प्रकीर्णन हो रहा हो या विवर्तन हो रहा हो, वैसे यहाँ विवर्तन की घटना होगी। मोस्टली कौन सी घटना होगी, विवर्तन की घटना होगी, क्योंकि परमाणु का जो साइज होगा सभी का समान होगा, तो यहाँ विवर्तन की घटना मोस्टली कौन सी होगी, विवर्तन की घटना होगी। तो यहाँ विवर्तन की घटना को जहाँ तीव्रता अधिकतम प्राप्त होगी वहाँ हम अच्छे से प्रेक्षित करेंगे। तो हमारा टारगेट क्या है कि कोण का एक ऐसे कोण का मान जिस पर इलेक्ट्रॉन पुंज की तीव्रता अधिकतम हो, तो उसको चेक करेंगे। तो सबसे पहले हमने वोल्टता लगाई 44 वोल्ट, कितनी लगाई, आपको सर आपने 44 क्यों लगाई, 45 क्यों नहीं की, 40 क्यों नहीं की, तो आपके राजस्थान बोर्ड में जो एक्सपेरिमेंट दिए होंगे ये फिर तो प्रयोगशाला में करना पड़ेगा। यदि आपके डेविसन जर्मर प्रयोग आपके बोर्ड एग्जाम में पूछ लिया गया तो हाँ आपके लिए उपकरण लाने पड़ेंगे, तभी आप अन्य मान प्रेक्षित कर पाओगे। तो यहाँ आपको याद करने पड़ेंगे 44 का मतलब 44। आप अन्य प्रेक्षण करोगे तो माना कि आपने 45 कर लिया, तो प्रायोगिक रूप से देख करके तो बताएंगे, तब हमें तीव्रता का मान क्या प्राप्त हो रहा है, तो क्या आपके लिए वहाँ उपकरण दिए जाएंगे। तो यहाँ इसलिए मैं 44 बोल रहा हूँ कि फिक्स आपको याद रखना है कि 44 पर परीक्षण कर किया है और फिर 54 पर, फिर 64 पर। इसको आप आगे पीछे करोगे तो प्रायोगिक रूप से आप प्रयोगशाला में कर सकते हो। यदि भारत में यदि आपको कोई प्रैक्टिकल 11-12 में कराए तो वहाँ चले जाना, क्योंकि धौलपुर में तो कोई कराता नहीं है। शिक्षा ही प्रायोगिक नहीं है। अरे प्रायोगिक शिक्षा होती तो आज अपना देश इतना पीछे नहीं होता। यहाँ सैद्धांतिक व्यवस्था है, प्रायोगिक नहीं है। बेटा हम सबसे पहले क्या करेंगे,
44 वोल्ट, और 44 वोल्ट लेकर के हम क्या करेंगे, ऐसे थीटा का मान बार बार परिवर्तित करेंगे और परिवर्तित करके देखें तीव्रता में कितनी प्राप्त हो रही है। तो यहाँ जो वक्र आएगा वो कुछ इस प्रकार से आएगा, वक्र कुछ इस प्रकार से हमें प्राप्त हो जाएगा। ये तीव्रता का वक्र है। यहाँ थीटा का मान कितना हो गया है 40, थीटा का मान हमने परिवर्तित किया है, और थीटा का मान तो बार बार परिवर्तित होगा ही, क्योंकि हमने आयनन कोष्ठ को इधर ले गए और इधर ले गए, थीटा का मान बार बार क्या हो रहा है, परिवर्तित हो रहा है। तो यहाँ 44 वोल्ट पर हमें कुछ इस प्रकार से ग्राफ प्राप्त हो जाता है। आपको सर ये ग्राफ कैसे बना दिया, ये प्रायोगिक रूप से हमें जो परिणाम प्राप्त होते हैं, मैंने केवल 44 वोल्ट लिया, अलग अलग वोल्टता के लिए अलग अलग परिणाम प्राप्त होंगे, उससे हम वक्र बनाते हैं। तो आपको तो यहाँ केवल ये याद करना है कि 44 वोल्ट पर हमें इस प्रकार से वक्र प्राप्त होता है। और यहाँ आपको थीटा का ये कहीं शब्द लिखा मिल जाएगा कि आपतित किरण पुंज की दिशा, आपतित किरण पुंज की दिशा। तो आपतित किरण पुंज की दिशा का मतलब थीटा से है, आपतित किरण पुंज की दिशा का मतलब थीटा से है। आपतित किरण पुंज तथा विवर्तित किरण पुंज के मध्य कोण। तो एक तो ग्राफ ये प्राप्त हो जाएगा, एक प्राप्त होगा आपको, इसको शॉर्ट कर लेता हूँ, चौवन वोल्ट लगाएंगे, फिर कितना लगाएंगे 54 वोल्ट। ये कोण किसका मान, ये थीटा का मान हो जाएगा। फिर 54 वोल्ट पर हम देखते हैं कि कहाँ तीव्रता अधिक प्राप्त हो रही है, थीटा के किस मान पर हमें तीव्रता अधिकतम प्राप्त होती है। तो हम इसको आयनन कोष्ठ को इधर ले जाएंगे और इधर लाएंगे, फिर देखें किस कोण के किस मान पर, कोण के किस मान पर हमें तीव्रता अधिकतम प्राप्त होती है। तो यहाँ हमें प्राप्त होगी कितने डिग्री पर, 50 डिग्री पर। तो वक्र कुछ इस प्रकार से आएगा, ये ऐसे चला जाएगा वक्र। इसका मतलब यहाँ तीव्रता अधिकतम हो गई, यहाँ तीव्रता कैसी हो गई, अधिकतम हो गई। अरे पहले वक्र कैसे प्राप्त हो रहा था, ऐसे तीव्रता अधिकतम हो गई, इसका मतलब वक्र इस प्रकार से घूम के आएगा, इस प्रकार से घूम के आएगा। तो यहाँ तीव्रता कितनी हो गई, यहाँ थीटा कितना है 50 डिग्री, थीटा इक्वल 50 डिग्री। तो 50 डिग्री और 54 वोल्ट पर, 50 डिग्री और 54 वोल्ट पर हमें तीव्रता का मान अधिकतम प्राप्त होता है। आप एक परीक्षण और कर सकते हो। तो जब आप नोटबुक में जब इसको लिखें तो ये ग्राफ इसके चित्र के साथ ही मत लपेट देना कि आप चित्र के साथ ही लपेट दो, इनको नीचे लिखने हैं। ये ग्राफ तीनों कहाँ बनाने हैं, इसके नीचे बनाने, इनके साथ ही लपेट दोगे तो मामला लपेट जाएगा। तो यहाँ आप क्या बनाना है, यहाँ थीटा हो जाएगा और यहाँ वोल्ट था। हम फिर करेंगे 64 वोल्ट के लिए परीक्षण करते हैं। तो 64 वोल्ट के लिए हमें कुछ इस प्रकार से ग्राफ प्राप्त हो जाएगा, सेम जैसे हमें प्राप्त हुआ था किसके लिए, 44 वोल्ट के लिए। तो हमें 64 के लिए उसी प्रकार से हमें वक्र प्राप्त हो जाएगा। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि 54 वोल्ट पर और 50 डिग्री कोण पर हमने इसको घुमा फिरा के देखा कि तीव्रता कहाँ प्राप्त हो रही है। 44 वोल्ट पर तीव्रता हमें अधिकतम प्राप्त नहीं हुई, फिर 54 वोल्ट पर देखा तो 54 वोल्ट पर 50 डिग्री कोण पर हमें अधिकतम तीव्रता प्राप्त हो गई। यहाँ तक ग्राफ समझ में आ गई कि नहीं? तो इसका स्क्रीनशॉट लो फटाफट। तो ये आपका किसका प्रयोग हो गया, डेविसन और जर्मर प्रयोग। लेकिन इससे निष्कर्ष क्या निकला, तो इससे निष्कर्ष हम देखो, एक तो प्रायोगिक परिणाम देखते हैं और एक सैद्धांतिक परिणाम। यदि वो दोनों बराबर हैं, यदि वो दोनों बराबर हैं तो हम कहेंगे ये प्रायोगिक व्यवस्था हमारी सही है, हमारा प्रेक्षण सत्य है। तो इसको करने के लिए देखो, विवर्तन से संबंधित एक समीकरण दिया था ब्रैग साहब ने, ब्रैग का समीकरण था विवर्तन की घटना से संबंधित। और यहाँ भी क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन पुंज का विवर्तन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। जब यहाँ इलेक्ट्रॉन पुंज का विवर्तन हो रहा है और ब्रैग साहब ने ब्रैग समीकरण दिया था विवर्तन से संबंधित, यदि उसमें इससे संबंधित मान रख दिए जाए उससे प्राप्त परिणाम होंगे, यदि दे ब्रोगली साहब ने जो सैद्धांतिक मान ज्ञात किए थे यदि उनके बराबर हो गए तो ये प्रयोग सही है, या फिर वो उनके द्वारा दिया गया सिद्धांत यदि ये दोनों बराबर प्राप्त नहीं हुए तो उनके द्वारा दिया गया सिद्धांत गलत है। तो हम उसको देख लेते हैं कि इसके प्रायोगिक रूप से हमें मान किस प्रकार से प्राप्त होते हैं। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो ब्रैग समीकरण क्या है, मैंने आपको 12वां चैप्टर तो अभी पढ़ाया नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ आपको डायरेक्ट याद रखना पड़ेगा थोड़ा सा, क्योंकि ब्रैग समीकरण आपको वहीं में विस्तृत पढ़ाऊंगा 12वें चैप्टर में, क्योंकि वो विवर्तन से संबंधित है और विवर्तन मैंने अभी आपको टॉपिक पढ़ाया नहीं है। जब पढ़ लेंगे तो उसको बहुत ही अच्छे समझ में आएगा। तो फिलहाल आपको थोड़ा सा कष्ट करने की जरूरत है, याद रखने की जरूरत है। तो ब्रैग समीकरण क्या है, ब्रैग समीकरण, ब्रैग समीकरण किसके लिए अप्लाई होता है,
विवर्तन के लिए। किसके लिए अप्लाई होगा? विवर्तन के लिए। तो क्या होता है ब्रैग समीकरण क्या होगा? डी साइन थीटा इक्वल कितना होगा? एन लैम्डा। अरे ये तो ब्रैग समीकरण है, डी साइन थीटा इक्वल एन लैम्डा। अब यहां देखो जहां डी क्या है, जहां डी जो क्रिस्टल दिया हुआ है, जो निकल क्रिस्टल लिया था हमने, उसमें उपस्थित क्रमागत दो परमाणुओं के मध्य की दूरी। तो क्रमागत दो परमाणुओं के मध्य की दूरी क्रिस्टल में क्रमागत दो परमाणुओं के मध्य की दूरी। अब यहाँ जो निकेल क्रिस्टल लिया है, तो निकेल क्रिस्टल के लिए जो दूरी होती है वो 2.15 एंगस्ट्रॉम होती है। कितनी होगी? डी का मान निकेल के लिए कितना हो जाएगा? निकेल क्रिस्टल के लिए याद रखना पड़ेगा डी इक्वल कितना होगा? 2.15 एंगस्ट्रॉम। ये मान किसका होगा? निकेल क्रिस्टल में उपस्थित दो परमाणुओं के मध्य की दूरी कितना होता है? 2.15 एंगस्ट्रॉम होगा। अब हमें जरूरत किसकी है? साइन थीटा। थीटा अभी हमने ज्ञात किया है 54 वोल्ट 50 डिग्री कोण। 54 वोल्ट 50 डिग्री कोण। तो यहाँ 54 वोल्ट 50 डिग्री कोण है, तो थीटा का मान कितना हो जाएगा? तथा थीटा इक्वल 50 डिग्री। तब मान रख दो इसमें, और एन इक्वल यहाँ प्रथम उच्चिष्ट प्रथम निम्निष्ठ लेंगे तो एन इक्वल 1 रख लेंगे। एन क्या रखेंगे? एन इक्वल 1 प्रथम उच्चिष्ट या प्रथम निम्निष्ठ के लिए। आप कहोगे सर ये प्रथम उच्चिष्ट निम्निष्ठ क्या है? और ये मैं आपको जब विवर्तन पढ़ाऊंगा तब बताऊंगा वहाँ। तो थोड़ा सा यहाँ याद रखने की जरूरत है कि प्रथम उच्चिष्ट और निम्निष्ठ के लिए एन इक्वल 1 रखेंगे यहाँ। ठीक है, तो यहाँ एन इक्वल क्या रख लेंगे? 1। तो डी का मान कितना है? 2.15 इंटू साइन 50 डिग्री। ये बहुत बड़ी समस्या होगी, साइन 50 का मान कहाँ से आए? समस्या है या नहीं है? अरे साइन 50 डिग्री का मान कौन बताएगा? जल्दी बताओ, है कोई जो साइन 50 का मान बता दे? एन इक्वल में 1 रख रहा हूँ इंटू लेमडा। तो साइन 50 डिग्री का मान तो मुझ पर भी नहीं आता। नहीं आने का भी एक रीज़न है कि मैं कब तक याद करूंगा, मेरे अंदर इतनी मेमोरी नहीं है कि मैं साइन 50 का, आप फिर पूछ लोगे 50.1 का, फिर पूछ लोगे नहीं सर 50.2 का मान बता दो, सर 50.3 का बता दो। तो मैं ऐसे कब तक याद करूंगा? तो मैं एक सिलेक्टेड रट्टा लगे हैं कि साइन 30 का, 0 का, 45 का, 90 का। अब आप साइन 50 का कहो तो मैं कैसे ला दूँ? और ऐसे अगर आपसे भी कहूँ तो आपकी भी सातों पीढ़ियाँ नहीं लेके आ पाएंगी। सातों पीढ़ियाँ अगर इसमें लगी रहें कि इसका मान अगर बता दें तो मैं पूछता चलूँगा, बताते चले। कारण क्या है? देखो मैं कह रहा हूँ 1 से 2, आपको 2 से 1 तक पहुँचना है। कहाँ तक पहुँचना है? या 1 से 2 तक पहुँचना है। मैं कह रहा हूँ 1 से 2 के मध्य की संख्या कितनी है? वास्तविक संख्याएँ कितनी है? तो कितनी होंगी? माना कि मैंने कहा कि 1.01, तब तो दूसरे बच्चे ने कह दिया नहीं 1.001 इससे छोटी ये हो गई, 1.0001 इससे छोटी ये हो गई। या मैं ये कहूँ कि 1 से हमें 0 तक पहुँचना है, तो आप चलते जाओ, कैसे पहुँचोगे? या आप ये कहो 1 से मुझे 2 तक पहुँचना है, आपकी सातों पीढ़ियाँ गुजर जाएंगी, लेकिन 1 से 2 तक नहीं पहुँच पाओगे। बताओ पहुँच जाओगे कि नहीं? अरे यहाँ वास्तविक संख्या 1 से 2 किन्हीं दो संख्याओं के मध्य वास्तविक संख्या, अनंत वास्तविक संख्याएं होती हैं कि नहीं होती हैं? तो उन अनंत वास्तविक संख्याओं के मैं मान कब तक याद करूँगा? कि उनका अभी आ जाएगा 50.1 डिग्री, तो फिर मैं कैसे बताऊंगा? 50.2 डिग्री, 50.02, फिर 3 जीरो लगा के 2 कर दो, फिर 4 जीरो लगा के, आप तो जीरो बढ़ाते जाओ, उसमें ऐड करते जाओ संख्या। अरे किन्हीं दो संख्याओं के मध्य वास्तविक संख्याओं की संख्या अनंत होती है, तो अनंत आप मान कैसे ज्ञात करोगे? हाँ, रही बात इसको ज्ञात कैसे किया, फिर आप ये भी कहोगे सर इसको ज्ञात किया जैसे लॉगरिथम टेबल होती है, अरे लघुगणक की टेबल होती है, इसी प्रकार से त्रिकोणमिति की एक टेबल होती है जिसकी सहायता से ये मान ज्ञात करते हैं। लेकिन हम याद नहीं रख सकते, हम सेलेक्टेड मान याद रख सकते हैं। हम 360 तक विभाजन रख सकते हैं, 0 का, 45 का, 30 का, 60 का, 90 का, और इसके ऊपर भी जितने भी इसी के गुणज में आने वाले कोणों का मान याद रख सकते हैं। और बाकी इनके मान आप कब तक याद करोगे?
तो रीजन ये है कि 1 से 2 तक पहुंचने में, या मैं ये कह सकता हूँ 1 से 2 तक वास्तविक संख्या कितनी होती हैं, अनंत होती हैं। तो आप अनंत कैसे ज्ञात करोगे, कैसे याद रखोगे, अनंत मान आप याद नहीं रख पाओगे। तो बात समझ में आ गई कि नहीं, कि इसका 50 डिग्री का मान याद रखना जरूरी नहीं है। और फिर आपको सर यदि न्यूमेरिकल में आ गया तो फिर क्या करें, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, वहाँ साइड में लिख करके दिया होगा क्वेश्चन में ही, साइन 50 डिग्री इक्वल जो वैल्यू है 0.766। तो साइन 50 का कितना होता है 0.766। तो यहाँ 2.15 इंटू 0.766 किसका मान हो गया, साइन 50 डिग्री का। तो चिंतित होने की कोई आवश्यकता नहीं है, साइन 50 का मान आपको क्वेश्चन में दिया होगा। यहाँ इक्वल लेमडा हो गया, और यहाँ से लेमडा इक्वल कितना आ जाएगा 1.65 एंगस्ट्रॉम। कितना आ गया, लेमडा इक्वल 1.65 एंगस्ट्रॉम। कैलकुलेट आप कर लेना, इतना ही आएगा। यहाँ तक समझ में आ गया कि नहीं। तो लेमडा का मान जो देब्रोगली क्या किसके अनुसार, ब्रैग समीकरण के अनुसार, ब्रैग समीकरण के अनुसार जो तरंग दैर्ध्य का मान है 1.65 आ गया। अब हम देख लेते हैं जो देब्रोगली साहब ने सैद्धांतिक मान ज्ञात किए थे उसको देख लेते हैं, क्योंकि यहाँ हमने इलेक्ट्रॉन पुंज लिया है। तो इलेक्ट्रॉन के लिए यदि इलेक्ट्रॉन को v वोल्टता से त्वरित किया जाए तो उसके लिए समीकरण क्या आया था, जल्दी बताओ। उसके लिए समीकरण क्या आया था देब्रोगली साहब का, लेमडा ई इक्वल कितना आया था 12.27 अपॉन अंडरवुड वी एंगस्ट्रॉम। अरे इतना ही तो आया था, ध्यान आ रहा है कि नहीं। तो इसको जब हम, ये तो ब्रैग समीकरण से हमने प्रायोगिक व्यवस्था करके ब्रैग समीकरण की सहायता से हमने इलेक्ट्रॉन पुंज से संबद्ध तरंग दैर्ध्य ज्ञात कर ली। अब हम देब्रोगली साहब की जो परिकल्पना के अनुसार, या हम ये कह सकते हैं सैद्धांतिक मान ज्ञात कर लेते हैं। यदि प्रायोगिक मान सैद्धांतिक मान के यदि या तो सन्निकट हो या बराबर हो, प्रायोगिक मान सैद्धांतिक मान के या तो सन्निकट हो या कैसे हो, बराबर हो, तो वहाँ हम कहेंगे देब्रोगली साहब की दी हुई परिकल्पना कैसी है, सत्य है। तो उसको सत्य करने के लिए यहाँ देख लेते हैं, ये आपने पढ़ रखा है और कौन कौन से बच्चों को याद है, याद नहीं है तो याद कर लो। तो लेमडा ई इक्वल कितना हो जाएगा 12.27 अपॉन अंडरवुड वी। ये प्रेक्षण किसके लिए, 54 वोल्ट के लिए है या नहीं है। तो यहाँ कितने रखेंगे, 54 रखेंगे। ये 54 वोल्ट रखेंगे तो ये किस में आएगा, एंगस्ट्रॉम में। लेमडा ई का मान क्या आ गया, जल्दी कैलकुलेट करो फटाफट। तो यहाँ कितना आएगा 1.67 एंगस्ट्रॉम। कितना आएगा 1.67 एंगस्ट्रॉम। और यहाँ कितना आया है। अब एक बात बताओ, हमने प्रायोगिक परिणाम देखे थे, प्रायोगिक परिणाम के अनुसार ब्रैग समीकरण के अनुसार लेमडा तरंग दैर्ध्य का मान 1.65 एंगस्ट्रॉम आया है। और यहाँ कितना आया है, यहाँ कितना आया है लेमडा ई इलेक्ट्रॉन से संबद्ध तरंग दैर्ध्य जो देब्रोगली साहब की सैद्धांतिक परिकल्पना के अनुसार है। देब्रोगली साहब की सैद्धांतिक परिकल्पना के अनुसार कितना आया है 1.67 एंगस्ट्रॉम। अंतर कितने का है 1.67 1.65। अंतर कितना है 0.02। थोड़ा सा अंतर है, इसका मतलब जो मान है वो सन्निकट मान दोनों कैसे हैं, बराबर हैं। अतः हम कह सकते हैं देब्रोगली साहब की परिकल्पना सत्य है। और इस आधार पर हम ये भी कह सकते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन पुंज है वो एक तरंग की भांति व्यवहार कर रहा है, अतः प्रत्येक गतिशील द्रव्य से एक तरंग संबद्ध होती है। तो यहाँ तक बात समझ में आ गई कि नहीं। अब हम बात कर लेते हैं किसकी, हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता के सिद्धांत की। तो बच्चों इसके साथ ही आपका ये चैप्टर खत्म हो जाएगा और कल हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो अपने सभी दोस्तों से, अपने सभी साथियों से कहें ऑनलाइन क्लास ज्वाइन करें और उनके लिए ये लिंक भी शेयर करें। एक नए चैप्टर की शुरुआत हम कल करेंगे। तो एक छोटा सा टॉपिक रह गया, उसको भी कर लेते हैं। तो देखो इसका स्क्रीनशॉट लो फटाफट। हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत, अनसर्टेन प्रिंसिपल ऑफ हाइगेन्स। तो हाइगेन का अनिश्चितता का सिद्धांत, अनिश्चितता का मतलब तो हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता के सिद्धांत में हम पढ़ते हैं कि कोई भी वस्तु है, यदि हम उसकी स्थिति और संवेग को प्रेक्षित करना चाहते हैं, किसको प्रेक्षित करना चाहते हैं, उसकी स्थिति और
संवेग को, और हम एक साथ प्रेक्षित करना चाहते हैं, एक ही दिशा में प्रेक्षित करना चाहते हैं, तो क्या वह संभव है? क्या हम उसका परिशुद्ध मान ज्ञात कर पाएंगे? तो ध्यान रखना, माना कि मैंने स्थिति को डेल्टा एक्स से व्यक्त किया है, किसे व्यक्त किया है? डेल्टा एक्स से, और संवेग को मैं व्यक्त कर लेता हूँ, यहाँ मैंने डेल्टा एक्स से स्थिति को व्यक्त किया, इसका मतलब मैं एक्स अक्ष की दिशा में ले रहा हूँ। यहाँ दिशा का विशेष महत्व है क्योंकि संवेग एक कैसी राशि है? सदिश राशि है। यहाँ डेल्टा एक्स ये भी एक विस्थापन है, स्थिति का मतलब डेल्टा एक्स में विस्थापन ले रहा हूँ, तो ये भी कैसी है? सदिश राशि है, इसलिए मैं यहाँ सदिश दिशा की बात करूँगा, मैं एक्स अक्ष की बात कर रहा हूँ। किसकी बात कर रहा हूँ? सबसे पहले एक्स अक्ष की। तो जब आप इसकी डेफिनेशन दोगे तो उसमें किसी भी वस्तु की एक साथ स्थिति, एक साथ मतलब किसी क्षण वस्तु की स्थिति तथा संवेग किसी एक ही दिशा में यथार्थ रूप से ज्ञात करना संभव नहीं है। यथार्थ का मतलब एक परिशुद्धता से स्थिति तथा संवेग का एक ही दिशा में मान ज्ञात करना संभव नहीं है। ये किसका नियम है? हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का। अरे अनिश्चितता है कि वो फिक्स नहीं है। तो माना कि मैं सबसे पहले बात कर लेता हूँ एक्स अक्ष की दिशा में, तो डेल्टा एक्स डॉट डेल्टा पी एक्स अक्ष की दिशा में, तो पी एक्स कर लेता हूँ। इज ग्रेटर देन एंड इक्वल क्या हो जाएगा? इज ग्रेटर देन में इसलिए लगा रहा हूँ कि बराबर नहीं आएगा, तो ये या तो मान अधिक प्राप्त होगा या उसके सन्निकट प्राप्त होगा, लेकिन बराबर प्राप्त नहीं होगा। तो ये ग्रेटर देन एंड इक्वल एच डैगर अपॉन 2। यहाँ ये क्या है? इसकी खोपड़ी काट दो, एच की खोपड़ी काटने पर क्या बन जाएगा? ये एच डैगर। इसको क्या कहेंगे? एच डैगर। इसका मान कितना आएगा? देखो एच डैगर इक्वल होता है एच अपॉन 2 पाई। तो यहाँ टोटल मान कितना हो गया? एच डैगर अपॉन 2 का मतलब क्या हो गया? एच अपॉन 4 पाई। इसका मतलब ये हो गया एच अपॉन 4 पाई से मान कैसा हुआ? अधिक होगा। डेल्टा एक्स और डेल्टा पी एक्स अर्थात स्थिति और संवेग का जो मान है, अगर एक साथ हम ज्ञात करें तो उसका मान एच डैगर अपॉन 2 से कैसा होगा? अधिक होगा। समझ में आ गया कि नहीं? तो इसको आपको कहीं ये लिखा मिल जाएगा, एच अपॉन 4 पाई से अधिक हुआ। तो घबराने की कोई जरूरत नहीं है, मैंने यहाँ एच डैगर लगाया है, एच क्रॉस भी बोलते हैं इसको कभी कभार। तो आपको क्या कहना है? इसको शुद्ध बोलना है एच डैगर। किसी को जानकारी नहीं होगी तो इसको एच क्रॉस भी कहेगा। तो यहाँ जो एच डैगर ये कहीं आपको लिखा भी हो सकता है, कई जगह लिखा नहीं मिले, आपको ये लिखा मिले, तो मैं बता चुका हूँ एच डैगर कितना होता है? एच अपॉन 2 पाई होता है। इसका मान भी ज्ञात कर सकते हो। कैसे करो ज्ञात बताओ? एच का मान कितना होता है? 6.63। अरे एच क्या है? प्लांक नियतांक है, इंटू 10⁻⁻34। हाँ, इसका मात्रक बताओ जल्दी कमेंट्स में। अरे प्लांक नियतांक का मात्रक कितना होता है? मैं कई बार बता चुका हूँ, जूल इंटू सेकेंड। यहाँ क्या आएगा? जूल इंटू सेकेंड अपॉन 2 पाई, और 2 पाई का मान आपको पता है। अरे हमेशा से पता है आपको, जब से पैदा हुए, जब पाई का मान ही ज्ञात करके पैदा हुए थे आप। तो यहाँ कितना हो जाएगा? 22/7। तो कितना आ गया? 1.05 इंटू, बताओ जल्दी, कैलकुलेट करो। कर सकते हो? मुझे तो याद है इसलिए लिख रहा हूँ, मुझे जोड़ घटाव गुणा भाग नहीं आते। तो यहाँ कितना हो जाएगा? इंटू 10⁻⁻34। ये किसका मान आ गया? एच डैगर का। समझ में आ गया कि नहीं? इसका स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट, जल्दी करो, स्क्रीनशॉट लो। अब ये इसका मात्रक क्या होगा बताओ? अरे 2 पाई ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट का कोई मात्रक होता नहीं है। जो एच का है, प्लांक नियतांक का है, वो इसी का होगा। तो जूल इंटू सेकेंड। समझ में आ गया कि नहीं? अब देखो इसको आगे ड्राइव कर लेते हैं। डेल्टा एक्स और डेल्टा पी एक्स इक्वल कितना हो? इज ग्रेटर देन एंड इक्वल एच अपॉन 4 पाई। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? यदि ये अनिश्चितता बाई एच की दिशा में होगी तो क्या होगा? यहाँ क्या हो जाएगा? डेल्टा बाई डॉट डेल्टा पी बाई इज ग्रेटर देन एंड इक्वल एच अपॉन 4 पाई। यदि ये बाई जेड एच की दिशा में होगा तो क्या होगा? डेल्टा जेड डेल्टा पी जेड इज ग्रेटर देन एंड इक्वल एच अपॉन 4 पाई। इसका भी स्क्रीनशॉट लो फटाफट। ये अलग अलग दिशा में केवल इनकी स्थितियां परिवर्तित हो जाएंगी, इसका रिप्रेजेंटेशन अलग अलग हो जाएगा। हाँ, इसके हाइजेनबर्ग अनिश्चितता सिद्धांत के एक अलग कंसेप्ट और है जो कि इन्होंने नहीं दिया था, लेकिन इसी से बिल्कुल मिलता जुलता है। वो है ऊर्जा और समय से संबंधित। क्या है? ऊर्जा और समय से संबंधित। तो यदि आप ऊर्जा डेल्टा ई और डेल्टा टी समय का भी एक साथ निर्धारण करना चाहें, एक चीज ध्यान रखना, ये सेम किसके पैटर्न पर है? हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता के सिद्धांत पर है। तो इसको हम इसी के अंतर्गत पढ़ेंगे, इसी टॉपिक के अंतर्गत पढ़ेंगे। कहीं भी पढ़ोगे तो आप इसी टॉपिक के अंतर्गत पढ़ोगे। तो डेल्टा ई डॉट डेल्टा टी क्या हो जाएगा? इज ग्रेटर देन एंड इक्वल
एच डैगर अपॉन 2। तो इसको भी याद रखना कि किसी क्षण ऊर्जा तथा समय का किसी एक ही दिशा में निर्धारण करना, एक साथ निर्धारण करना संभव नहीं है। अर्थात इसका मतलब ये हो गया, यदि आप ऊर्जा को परिशुद्धता से ज्ञात करते हो तो उसके समय में त्रुटि आएगी, यदि आप समय को परिशुद्धता से ज्ञात करते हो तो उसकी ऊर्जा में क्या आएगी, त्रुटि आएगी। जैसे यहाँ भी आप यदि जो स्थिति दी हुई है, यदि स्थिति को आप एक शुद्धता से प्रेक्षित करते हो तो ये फिक्स है कि आपके जो संवेग है उसमें त्रुटि आएगी। यदि आपने संवेग को एक परिशुद्धता से प्रेक्षित कर लिया तो ये फिक्स है कि उसकी जो स्थिति है उसमें त्रुटि आएगी। दोनों को एक साथ हम प्रेक्षित नहीं कर सकते और एक ही दिशा में प्रेक्षित नहीं कर सकते, तो इसका भी ध्यान रखना। तो ये आपका 13वां चैप्टर इस प्रकार से खत्म होता है। इसको भी याद रखना है, ये भी आपको समीकरण याद रखनी है, उनका कथन भी आपको याद रखना है। हाइगेनबर्ग का सिद्धांत बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और इसी के साथ हम आज की क्लास समाप्त करते हैं। तो कल हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, तो अपने सभी दोस्तों से ज़रूर कहें और उनको जोड़ें। और इसके साथ ही हम आज की क्लास ऑफ करते हैं। गुड बाय बच्चों।